हम पहुंचे थे पेंशन तक, हमने लास्ट टाइम जब किया था ग्रेचुटी को कंप्लीट किया था। अब बारी है पेंशन की। पेंशन का मतलब क्या होता है? पेंशन का मतलब होता है पीरियोडिकल पेमेंट। पीरियोडिकल मतलब टाइम वाइज पेमेंट। ठीक है, एक टाइमली पेमेंट कह लो या टाइम वाइज पेमेंट कह लो। ठीक है, मतलब एक ऐसी पेमेंट जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आती है, एम्प्लॉय रिसीव करता है अपने रिटायरमेंट के बाद। ऑन सर्टेन ओकेजन एम्प्लॉयर, मतलब कई बार एम्प्लॉयर क्या कहता है कि आप अपना सारा पेंशन एक साथ निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये जो पेंशन आप एक साथ निकाल लेते हैं, ये जो पेंशन आप एक साथ निकाल लेते हैं, इसको हम कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। एक बार में जब पेंशन निकाल लेते हैं उसको हम कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। और यहाँ पर जो पीरियोडिकल पेंशन होती है, जो मंथली मिल रही है, उसे हम अनकम्यूटेड पेंशन कहते हैं। प्रॉब्लम यहीं से आती है कि कौन टैक्सेबल है कौन नहीं है। तो अगर पेंशन आपकी मंथली है और अगर पेंशन आपकी कम्यूटेड हो रही है, अगर वो मंथली है तो वो टैक्सेबल है। टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉइज, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी तरह सबके लिए क्या टैक्सेबल है। लेकिन अगर वो कम्यूटेड हो गई, कम्यूटेड मतलब आपने एक बार में सारी पेंशन रिसीव कर ली, आपने कहा नहीं हमको नहीं चाहिए अलग अलग, हमको आप सारी पेंशन एक साथ दे दो। ठीक है, ऐसा आपने बोल दिया कि जी हमको तो सारी पेंशन एक साथ दे दो, हमको नहीं करनी अलग अलग पेंशन। ठीक है, हमको आप एक साथ हमारी पेंशन दे दो। तो इसमें कैसे करेंगे इसको? ठीक है, एक मिनट। तो हम यहाँ पर अगर कम्यूटेड पेंशन पे आ जाते हैं, तो कम्यूटेड पेंशन के केस में हमको क्या करना पड़ता है? हमको इसे दो पार्ट में ये डिवाइडेड हो जाती है आगे चल के। अब ये और भी डिवाइड होगी, पहले दो पार्ट में। अगर हम आते गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की केस में, तब तो ये हो जाती है एग्जेम्प्टेड, ये हो गई एग्जेम्प्ट। अगर आपने पेंशन कम्यूट कर ली तो गवर्नमेंट वाला तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, उसको तो टैक्स लगना नहीं है। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो फंस जाता है। और ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगेन कितनी कंडीशन में फंसता है? दो तरीके की कंडीशन में। ठीक है, मतलब आप अगर पेंशन की बात कर रहे हैं, अगर आप मंथली पेंशन की बात कर रहे हैं, सबको टैक्स देना है। अगर आप कम्यूटेड पेंशन की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप एग्जाम्प्ट हैं। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि क्या आपको ग्रेचुटी रिसीव हुई, इफ ग्रेचुटी रिसीव, और यहां इफ ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, क्या रिटायरमेंट के समय आपको ग्रेचुटी मिली थी या रिटायरमेंट या आपको ग्रेचुटी नहीं मिली थी। अगर आपको ग्रेचुटी मिली थी, अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव हुई थी, तब कंडीशन क्या है? तब कंडीशन ये है कि आपके जो एग्जम्पशन है वो है 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। और अगर आपका ग्रेचुटी आपको रिसीव नहीं हुआ है तो यही एग्जम्पशन जो है, ये जो एग्जम्पशन है ये कितनी हो जाती है? ये हो जाती है हाफ ऑफ टोटल पेंशन। और एक बात को ध्यान से समझिए, ये वन टाइम एग्जम्पशन है, ये वन टाइम एग्जम्पशन है। एक बार जितनी एग्जम्पशन निकल गई वही रहेगी आपके, वही रहेगी। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से शायद ज्यादा समझ में आएगा, तो उस पर एग्जाम्पल देखते हैं, वहां से हमको थोड़ी बात समझ में आएगी। मैं थोड़ा सा नीचे ले जा रहा हूं और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए क्या है, मिस्टर ए ने अपनी पेंशन जो है कम्यूट कर ली है। और देखिए क्या करते हैं, मैं दो तीन कंडीशन बनाऊंगा और मैं उसमें आपको एग्जाम्पशन समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आप ये समझिए कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में हैं, ठीक है, यहां पर वो अपनी ए कम्यूट कर लेता है अपनी पेंशन, कम्यूटेड हिज पेंशन। कितनी पेंशन? 50%, या यहाँ पे थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, 1/3, 1/3 रहने दो, 1/3 40% लिख देते हैं, 40%, 40% पेंशन।
उन्होंने अपनी 40% पेंशन कम्यूट कर ली और साथ में क्या रिसीव कर लिया, एंड रिसीव्ड। मान लेते हैं उनको ये रिसीव हो गया 4 लाख रुपए। मान लीजिए कम्यूट करा के पेंशन कितनी रिसीव हो गई, 4 लाख। अब कंडीशन 2 है। पहली कंडीशन ये है, जो पहली कंडीशन वो ये है कि अगर इनको ग्रेचुटी मिली है तो क्या होता, और नंबर 2 ये है कि अगर इनको ग्रेचुटी नहीं मिली तब क्या होगा। ठीक है, अगर इनको ग्रेचुटी मिली है तो क्या होगा, ग्रेचुटी नहीं मिली है तो क्या होगा। 2 कंडीशन उसने बना दी और कहा कि बताओ। तो एक काम करिए आप, इसमें सबसे पहला आपको ये पता है कि जो पहली कंडीशन है, जो आपका केस 1 है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। जो हमारा केस 1 है, जहां पर हमको ग्रेचुटी रिसीव हुआ है, उसके लिए जो एग्जम्पशन है, उसके लिए जो एग्जम्पशन है वो 1/3 है, किसका, टोटल पेंशन का। पर भाई टोटल पेंशन तो पता ही नहीं। हाँ, इतना पता है कि पेंशन का 40% कम्यूट कर दिया गया और रिसीव कितना हुआ, 4 लाख। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो टोटल पेंशन है उसका 40% है ये 4 लाख रुपए। जो टोटल पेंशन है उसका 40% कितना है, 4 लाख रुपए है। ये यहां पर आ जाता है। अब यहां पर पहले हम टोटल पेंशन निकाल लेते हैं। हमको ये पता है, हमको एक चीज ये पता चल रही है कि जो कम्यूटेड पेंशन है, जो हमें यहाँ पे पता चला है, वो क्या पता चला है कि जो कम्यूटेड पेंशन है वो 40% है, किसका, टोटल पेंशन का। इसने कहा कि मैंने अभी 40% पेंशन कम्यूट कर ली, बट टोटल वर्ड ही तो नहीं लिखा है कि टोटल भी लिखूं, टोटल वर्ड नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। पेंशन बोल रहा है 40% पेंशन, उसको टोटल बोले, खाली पेंशन बोले, कम्यूटेड थोड़ा ना बोल रहा है। उसने कहा मैंने अपनी पेंशन जो थी उसका 40% कम्यूट कर दिया और मेरे को 4 लाख रुपए मिल गया। तो हमको ये पता है कि ये कह रहा है कि 4 लाख रुपए मिल गया उसको। और कब मिला है, जब उसने अपनी पेंशन का 40% क्या कर दिया, कम्यूट। तो टोटल पेंशन कितनी मिल गई, टोटल पेंशन हो गई 4 लाख इंटू 100/40। ये 100 यहां चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लेशन हो जाएगी। किसी को क्रॉस मल्टीप्लेशन में दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, नहीं है तो ठीक। तो 10 लाख रुपए आ गया, 10 लाख आ गया। अब हमको पता है एग्जामिशन कितनी मिलनी है, कितनी मिलनी है, एग्जामिशन हमको मिलनी है 10 लाख रुपए का 1/3 यानी कि 3 लाख रुपए। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था, बोलो। ठीक है जी चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 3 लाख रुपए हमारी पेंशन का क्या आ गया, कम्यूट वो आ गया, एग्जामिशन आ गया। भाई हमको रिसीव कितनी हुई थी, 4। हमको रिसीव हुई थी 4 लाख। कम्यूट करके रिसीव कितनी हुई थी, 4 लाख। तो टैक्सेबल का फॉर्मूला क्या होता है, टैक्सेबल का फॉर्मूला होता है कि जितना आपको रिसीव हुआ उसमें से जितना आपका एग्जम्प्ट हो गया। तो रिसीव हुआ सर 4 लाख और एग्जम्प्ट हो गया 3 लाख। तो पूरी तरीके से 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, सर हाँ जी 3 लाख कैसे आ रहा है, 3 साठ क्या आता, क्या, ओ 3 सॉरी लाख सॉरी सॉरी, एग्जैक्ट ये नहीं आ मैंने सकता ना। गलत कैलकुलेट कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत कैलकुलेट कर दिया। 3,33,333 आएगा। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेबल होगा 66667। ठीक है, ठीक। यस अब सर। चलते हैं जरा इसके केस 2 पे, और वहां है काम समझने वाला। बेसिकली केस 2 क्या है, ग्रेचुटी नहीं मिली, ग्रेचुटी नहीं मिली। ठीक है, अब अगर ग्रेचुटी नहीं मिली तो एग्जामिशन का लिमिट क्या है, कोई बताएगा। अभी मैंने हाफ बताया 1/2 हाफ ऑफ टोटल पेंशन। अब हाफ आपका टोटल पेंशन कितना है, 10 10 लाख। लाख भाई एग्जामिशन कितनी आ रही, 5 लाख के 5 लाख। अब आपको रिसीव कितना हुआ था, 4 लाख। 4 लाख।
तो क्या कोई टैक्सेबल है यहाँ पे? 1,00,000 नहीं रुपए। सर। कोई हाँ। टैक्सेबल नहीं भाई, एग्जम्पशन नहीं 5 सर। लाख की है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एग्जम्प्ट हो गया वो तो। लेकिन अब मुझे ये बताओ, एग्जम्पशन टू बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर्स। अब ये मैं क्या समझाने की कोशिश करूं, ध्यान से समझना। आपके 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन आई, ये वन टाइम एग्जम्पशन है, अभी मैंने बताया ना वन टाइम एग्जम्पशन है। इसके बाद जी जब सर। जब कम्यूट करोगे, इसके बाद जब जब कम्यूट करोगे, ये मत समझना कि हर बार 5 लाख का एग्जम्पशन देगी। ऐसे तो आदमी अपनी पूरी पूरी पेंशन को एग्जम्प्ट करवा लेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई आपके 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन थी, वो यहां पर आपने 4 लाख यूज कर ली, तो आपके पास बची खाली 1 लाख रुपए की। यानी कि आगे चल के अगर आप वापस पेंशन को कम्यूट करते हैं, तो अब जो आपको एग्जम्पशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी? खाली 1 लाख रुपए 1 लाख। मिलेगी, क्योंकि 5 लाख में से 4 लाख आपने इस्तेमाल कर ली। अब आप अपनी जिंदगी में कभी भी कम्यूट करिए, आपकी जो पेंशन का एग्जम्पशन होगा वो 1 लाख की और मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। आई बात जी समझ सर। में? तो और भैया क्या 2 बार ऊपर कैसे, है? 2 बार भैया 2 बार कैसे होता होगा वैसे? एक बार अरे जैसे कोई आगे चल के मान लो फर्दर इन, मान लो 2025-26 में इसका दिमाग सनका, इससे हमने 30% और कम्यूट कर ली। अच्छा अभी 40% ही तो कम्यूट करी है ना उसने, जी भैया। तो 60% तो बची है। 30% कम्यूट कर ली और रिसीव हो गया उसको कितना, मान लो 2.5 लाख रुपए। तो अब थोड़ी ना इसके लिए कैलकुलेशन करते फिरेंगे वो। अब तो वो कहेंगे कि भाई तूने 4 लाख रुपए कब ले ली थी? 2022-23 में तुमने 4 लाख का एग्जामिशन ले लिया था, उसमें से तुम्हारा एग्जामिशन कितना बचा हुआ था? खाली 1 लाख रुपए। तो यहाँ जी कितना टैक्सेबल हो जाएगा? यहाँ टैक्सेबल होगा 2.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए हट जाएगा, कितना रुपए हो गया? 1.5 लाख रुपए। ये क्या हो जाएगा? जी टैक्सेबल। मान लो इन फर्दर, मान लो 2028-29 में ये फिर एग्जाम कर लेता है 10% को, ये 10% फिर कम्यूट कर लेता है, फिर कम्यूट कर लेता है 10%, और इस बार इसको मिल जाता है 80,000, इसको 80,000 रुपए मिल जाता है। क्या इसको एग्जामिशन मिलेगा? नहीं नहीं भैया। सर। अब टैक्सेबल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपनी पूरी एग्जामिशन क्या कर ली? खत्म कर ली। हाँ भाई कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया? फटाफट बता दो, कोई भैया रह गया आगे तो? सर। एक क्वेश्चन है भैया। है? हाँ, एक क्वेश्चन है भैया मेरा ना। हाँ जैसे भैया, जैसे एक बंदा है, कोई एक नौकरी करता है, जैसे फौजी होता है, वो 25 मतलब 18-20 साल नौकरी करता है, छोड़ के आते हैं और फिर वो दूसरी जॉब में पकड़ते हैं। दूसरी जॉब पकड़ते हैं, हाँ बोलो बोलो। फिर भैया उनका कैसे होगा है? उनका कैसे होगा मतलब? दूसरी जॉब पकड़ ली, पेंशन मिल रही है, पेंशन टैक्सेबल है, दूसरी जगह से सैलरी ले रहा है वो भी टैक्सेबल है। अच्छा मतलब दोनों पेंशन होगी, दोनों अगर दोनों जगह सरकारी बिल्कुल लगाओ। बिल्कुल, दोनों पेंशन मिल रही, क्या दिक्कत आ रही? दोनों टैक्सेबल हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, उसमें कोई ठीक है दिक्कत भैया। नहीं है। इनकम तो इनकम है ना, चाहे 4 जगह से रिसीव करो चाहे 5 जगह से रिसीव करो। जी भैया। होता है ना, कई लोग आते हैं, मुझे पता है ये बात आप कह रहे हो, आर्मी से जी रिटायर होकर कई लोग आते हैं, तो मान लो उनको 15,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलती है, करेक्ट? जी हाँ जी हाँ जी। प्लस अब मान लेते हो इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी लग जाता है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट में वो सैलरी लेता है मान लो 45,000 रुपए। तो भाई हम्म, कुछ नहीं है, 15,000 इंटू 12, 1,80,000 रुपए तो ये हो गया, और हम्म, 45,000 इंटू 12 करके यहाँ पर 5,40,000 रुपए ये हो गया। तो टोटल टोटल कितना हो गया? 7,20,000 रुपए। इस पे टैक्स दे दो। अच्छा ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं जी। है, ये पेंशन के नाम से आ जाएगी, सैलरी के नाम से आ जाएगी। मान लो इसके बाद ये रिटायर हो गया इसमें, हम्म, तो 15,000 की पेंशन यहाँ ले रहा है, और मान लेते हैं यहाँ 30,000 की पेंशन मिलने जाती है, तो कोई बात नहीं। यहाँ कितना आया? 1,80, यहाँ कितना आया? 3,60, फिर कितना हो गया? 5,40, लाओ दो। हम्म, ठीक है, जी चलो वापस चलते हैं। हम कहाँ चल रहे थे? पेंशन पे। पेंशन का पॉइंट समझ में आ गया सबको? जी सर। हाँ जी भैया। ठीक और है। भैया ये कम्यूटेट करने का फायदा क्या होता है इसका? कम्यूटेट करने का फायदा फायदा कुछ नहीं है, कई बार क्या होता है फंड्स की जरूरत पड़ती है भैया। भारत में क्या कहूँ, ज्यादातर हम जितने लोग रिटायर होते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद वो बनाते हैं घर।
हाँ अब उस घर के लिए कई बार उनका प्रोविडेंट फंड ही पूरा नहीं पड़ता, या जो उनकी सेविंग्स होती है पूरी नहीं पड़ती। मिडिल क्लास लोग हैं, दिन साल पूरी जिंदगी तो बच्चे पढ़ाते रहे, पेंशन का जो ग्रेचुटी पे पैसा मिलता है उस पैसे तो उन्होंने जमीन खरीदी होती है, अब घर कैसे बनाए? तो वो अपनी पेंशन को क्या कर लेते हैं, कम्यूट कर लेते हैं, उससे घर बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये 5-6 लाख नहीं होती, ज्यादा बड़ी अमाउंट मिल जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लीव सैलरी इनकैशमेंट। ये क्या चीज है? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब आप गवर्नमेंट सर्विस लगोगे आपको ये चीज बड़ी नजर आएगी, और ये है आपकी छुट्टियों का पैसा। ठीक है, आपको बेसिकली हर जगह ऐसा होता है, जो ये है वो होता है कि मुझे ज्यादातर जो पता है वो यही होता है कि पूरे साल भर में 30 डेज ऐसी छुट्टियां होती हैं जो आप ले सकते हो, पर आपकी सैलरी कटेगी नहीं। ठीक है, सीएल अलग है, कैजुअल लीव अलग है, वो होती है आपकी 13 होती है शायद। ठीक है, ईएल अलग होती है, अर्न लीव वो अलग होती है, वो शायद 12-13 वो भी होती है। ठीक है, एक आपकी आरएल होती है, पता है आरएल होती है, आरएल आपको 2 या 3 मिलती है। ठीक है, स्टेट में मुझे पता नहीं 2 मिलती 3 मिलती है, आरएल होती है। आरएल तो ऐसी लीव होती है जैसे मान लो वो होता है ना, जैसे 25 दिसंबर आता है। अब मैं 25 दिसंबर क्या, मैं दिवाली की बात कर लेता हूँ। दिवाली के ठीक पहले दिन छोटी दिवाली होती है ना, जिसे हम छोटी दिवाली बोलते हैं, जी सर। उसकी छुट्टी नहीं होती, उसकी छुट्टी होती नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, आरएल ले लेते हैं। आरएल मतलब, ये आरएल एक ऐसी छुट्टी है जिसे आप ऐसी जगह ले सकते हो जैसे कोई मेन, ये आरएल बताएंगे कौन कौन सी छुट्टी को आप आरएल ले सकते हो। आप जाकर उसको आरएल ले लो, इससे क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है, बस और कुछ नहीं होता। इसके अलावा 30 डेज की और छुट्टी होती है। ये छुट्टी आप लोगे तो आपको सैलरी पूरे 12 महीने की मिलेगी। सिंपल रूल ये है, मैं एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूं। और अगर नहीं लोगे तो आपको 1 महीने की और मिलेगी। दैट मीन्स ये 30 दिन का पैसा मिलता है, राइट? जी सर। ये है लीव सैलरी। अगर आपने अपनी सर्विस के दौरान इसको रिसीव किया तो ये टैक्सेबल होगी एज अ सैलरी। 13 महीने की सैलरी मान लिया जाएगा उस दिन। उस साल कितने की सैलरी मान लेंगे, 13 महीने। क्या आपको 13 महीने की सैलरी मिले, ये तो टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे आप गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन सर्विस, आप सर्विस के दौरान ये छुट्टी लोगे तो ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अगले पे बात आती है जब ये सैलरी ली जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है रिटायरमेंट, सिंपल लैंग्वेज में। टर्मिनेशन वैसे बड़ा वर्ड है, रिटायरमेंट तो ये है कि सर्विस पूरी हो गई तब जा रहे हो, और टर्मिनेशन क्या है, वो आपके रिटायरमेंट से भी हो सकता है और नौकरी से निकाले जाने पे भी हो सकता है। अगर ये लीव सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, ये लीव सैलरी आपको छुट्टी कब मिल रही है कि आप नौकरी से रिटायर हो गए हैं, आपकी छुट्टियों का पैसा बचा हुआ था और वो इसे खर्च कर रहे हैं। पर इसका कुछ कंडीशन है, वो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होती हैं। ठीक है, वो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग रूल है, स्टेट गवर्नमेंट में अलग रूल है। शायद ये 3 महीने से ज्यादा क्यूमुलेट नहीं हो सकती। क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है कि आप अपने पूरे साल, पूरे जीवन में, पूरे जो आपकी जॉब का पूरा वो होगा उसमें आप मैक्सिमम 3 महीने को जमा कर सकते हैं। मतलब आपने 30 दिन यहाँ नहीं लिया, 30 दिन यहाँ नहीं लिया, 30 दिन यहाँ नहीं लिया, इसको जमा कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि यही रूल है कि कैसा रूल है, पर ऐसा रूल होता है। मान लीजिए आप चौथे साल भी 30 दिन नहीं लेते, ठीक है, तो आपके ये 4 नहीं काउंट करेगा, वो आपके उसमें वो अभी भी कितना काउंट करके चलेगा, 3 ही काउंट करेगा। मतलब जो चौथे महीने की छुट्टी है उसे छुट्टी नहीं मानेगा, आपके पैसे भी चले जाएंगे और आपकी छुट्टी भी चली जाएगी। मतलब उस छुट्टी का पैसा नहीं मिलेगा फिर आपको। ठीक है, तो आपको अगर छुट्टी का पैसा चाहिए तो आपको जो छुट्टी क्यूमुलेट हो सकती है उनको रखिए, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा छुट्टी बन रही है उनको बेचते रहिए। तो क्या करते हैं, ज्यादातर इसको बेचना कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, ज्यादातर ये लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को वर्ड क्या करते हैं यूज, छुट्टी बेचना, कि हमने अपनी छुट्टी बेच दी। ठीक है, बेच दी मतलब उन्होंने छुट्टी नहीं ली, उसके बदले पेमेंट ले ली, ऐसा करते हैं। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट होता है वो बेचारा फंस जाता है। देखो मैंने कहा ना, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के बीच में फर्क जो है ना वो सिर्फ रिटायरमेंट में है। रिटायरमेंट से पहले ज्यादा फर्क नहीं है उनके बीच में। रिटायरमेंट के दौरान मिल रहा है वो तो दोनों को टैक्सेबल है, सॉरी जॉब के दौरान मिल रहा है तो टैक्सेबल है। रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा चेंज आता है, और पहला चेंज कहाँ दिखता है रिटायरमेंट के बाद, देखो इसने कहा कि अगर लीव सैलरी ली है एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस के टर्मिनेशन में, तो वो एग्जेम्प्टेड होगी इनमें से जो कम होगा। 4 होंगे ये,
ये टोटल 4 होंगे, इन 4 में से जो कम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। और कौन 4 है, वो कहता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज लीव सैलरी 3 लाख रुपए, या 10 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। एवरेज सैलरी निकालिए आखिरी के 10 महीने की, उसको मल्टीप्लाई करिए 10 के साथ, उससे जो सैलरी आएगी वो, तो क्या क्या आ गया, जितना आपको पैसा मिला वो 3 लाख रुपए और 10 महीने की सैलरी। इसके अलावा टू द मैक्सिमम 30 डेज, टू द मैक्सिमम 30 डेज यानी कि 30 दिन का एक महीना मानते हुए, 30 दिन का एक महीना मानते हुए। तो अगर किसी आदमी को पूरे साल में 45 दिन की छुट्टी दी गई है ना, सरकार उसको जी सिर्फ 30 ही दिन की छुट्टी मानती है, वो 45 नहीं मानेगी उसको। ठीक है, उसका थोड़ा सा रूल अलग है, लेकिन वो हमारे असिस्टेंट अकाउंटेंट के लायक इतना है नहीं, तो हम इतना ही करेंगे। तो हमको 30 दिन का छुट्टी तो मैक्सिमम कितना है, 30 डेज। 30 डेज का एक महीना मानते हुए जितनी छुट्टी आपकी बनी, उन्होंने कहा कि जी आपकी 7 महीने की छुट्टी बनती है, आपकी 7 महीने की छुट्टी बनती है। और मान लीजिए आपकी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आपकी एवरेज सैलरी जो थी पिछले 10 महीने की वो 18,000 रुपए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको एक लम सम में पैसा पकड़ा दिया, उन्होंने आपको एक लम सम में पैसा पकड़ा दिया 2,20,000 रुपए कि 2,20,000 पकड़ो, बात खत्म। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2,20,000, 3 लाख रुपए, फिर 10 महीने की सैलरी यानी कि 1,80,000 रुपए, और फिर लिखेंगे यहाँ पर 7 महीने की सैलरी। 7 महीने कहां से आया, छुट्टी के 7 महीने, जो आपकी छुट्टी थी 7 महीने की, उसको आपने किया यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया बस। ठीक है, 1,26,000 बताओ, इन सब में बताओ सबसे छोटा कौन है, तो 1,26,000। 1,26,000 रुपए, ये आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। यानी कि टैक्स कितना लगेगा, 2,20,000 रुपए में से 1,26,000 को सरकार छोड़ देगी और कहेगी लाओ भाई 94,000 पे हमको क्या दे दो, टैक्स दे दो। ठीक है, बात समझ में आई। जी भैया। जी सर। ठीक है, हाँ जी आपको मैम। रूल याद रखना है, और रूल में भी क्या याद रखना है, देखो ये 10%, ये 10 महीने, ये कुछ नहीं पूछने वाले असिस्टेंट, इसमें नहीं पूछेगा वो, चाहे यूकेपीएससी बनाए, वो इसको इस चीज में नहीं जाएगी कैलकुलेशन के लिए। अगर वो यूकेपीएससी बनाती भी है तो कैलकुलेशन के लिए वो कम्यूटेड पेंशन पे जाएगी या ग्रेचुटी पे जा सकती है, इस पे नहीं जाएगी। इस पे कंफ्यूजन रहता है, इसलिए ज्यादा नहीं जाती। पर इस पे ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट, ये जी सर। इंपॉर्टेंट है। 3। ये कितनी लिमिट है, ये हर किसी की लिमिट है। ग्रेचुटी की लिमिट कितनी है, 20 लाख, और इसकी कितनी लिमिट है, 3 लाख। 3 लाख। ऐसी और भी आएंगे अभी, जैसे ये आ गया रिटायरमेंट कंपनसेशन, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, सॉरी सॉरी, इसकी लिमिट कितनी है, 5 लाख। और ये 5। रिट्रेचमेंट क्या होता है, नौकरी से निकाल देना, नौकरी से निकाल दिया एम्प्लॉयर ने। ठीक है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, इसका टैक्स ट्रीटमेंट होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B के अंदर। और क्या होता है, इन तीनों में, इन चारों में से छोटा, सॉरी 3 में से छोटा, इन 3 में से जो छोटा आएगा, या तो एक्चुअल अमाउंट या 5 लाख। ये देखो, एन अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25B इंपॉर्टेंट बन जाता है अब ये आपके लिए। यूकेपीएससी के पास पेपर जाते ही ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है कि जो सेक्शन है ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और रूल वही है 15 डेज, याद है 15/26 वाला। जी सर। ठीक है, बिल्कुल वही रूल है, 15/26 फॉर एवरी कंप्लीटेड सर्विस। अगर 6 महीने से ज्यादा हुआ तो 1 साल और गिनना पड़ेगा और सैलरी काउंट करनी पड़ेगी। सैलरी क्या लेनी पड़ेगी, लास्ट महीने की सैलरी। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं भैया। कोई कैलकुलेशन नहीं पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि रिट्रेचमेंट कंपनसेशन कितने तक एग्जम्प्ट है, 5 लाख रुपए तक 5 एग्जम्प्ट। लाख। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक चीज और आती है, वो होता है कंपनसेशन रिसीव्ड इन वॉलेंट्री रिटायरमेंट। आपने खुद रिटायरमेंट ले लिया। एक होता है रिटायरमेंट, आपका टाइम आ गया रिटायरमेंट दिलवा दिया। एक होता है जो सरकार रिटायरमेंट दिलवाती है जबरदस्ती। ठीक है, कुछ टाइम पहले सरकार ने रिटायरमेंट दिलवाए थे कई लोगों को कि तुम घर बैठो, तुम्हारे का नहीं काम करना। और एक होता है जब आदमी खुद कहता है यार अब मैं आराम करना चाहता हूँ, अब मैंने बहुत काम कर लिया, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। पर ये कौन सा वाला रिटायरमेंट की बात चल रही है, ये बात चल रही है वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बारे में। और यहाँ लिखा हुआ भी होगा, यहाँ पे कई वर्ड लिखा होगा वीआरएस, ये वीआरएस स्कीम है। ठीक है, और ये बनाई गई थी गवर्नमेंट ने, इसीलिए बनाई थी। तो कई सारे, ये 91 में बनी थी, 1991 में, 1991 में जब हमारे ये देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, आर्थिक सुधार किए गए, उस वक्त कई सरकारी कंपनियों को बंद करना पड़ा और उनमें कई कर्मचारी ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो उनको वीआरएस दिलवाया गया था।
वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत उनको क्या दिलवा दिया था, आपका वीआरएस करवा दिया था। वीआरएस में क्या होता है, वो कहता है इन सब में जो इन चार में जो छोटा होगा, चार का है इसी के अंदर दो पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा ये चार क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। एक्चुअल अमाउंट या 5 लाख, ये 5 लाख मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा या तो 3 महीने की सैलरी हर कंप्लीट ईयर में, मतलब अगर आपने 20 साल नौकरी करी थी वहां, तो 20 इंटू 3 कितने महीने हो गए, 60 महीने। और 60 महीने में मान लो आपकी सैलरी थी 25,000 रुपए महीना, तो अब 60 महीने की सैलरी का जो आता है, तो वो क्या कह रहा है, 3 महीने की सैलरी हर एक साल के लिए जितने साल आपने नौकरी करी है। और या फिर क्या, या फिर जो सैलरी आपकी थी रिटायरमेंट के समय, उसमें जितने महीने आपकी नौकरी के बचे हुए थे। मान लो आपकी नौकरी के बचे हुए थे 24 महीने, तो भाई अगर आपकी सैलरी रिटायरमेंट के समय थी 60,000, तो 24 इंटू 60 कर दो। बात समझ में आ रही है। ऊपर वाले में क्या जी है, ऊपर वाले में जितने साल सर्विस कर ली हर साल का 3 महीना गिनो, और ये क्या है, जितने महीने बच गए, बचे। ठीक है। और सैलरी का मतलब वही है जो एचआरए की सैलरी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, सैलरी का मतलब सिर्फ एक जगह बदलता है, सॉरी 2 जगह। पूरे आपका जो ये क्या नाम है इनकम टैक्स है, इसमें सैलरी का मतलब बेसिकली 3 जगह इस बोल देता हूं मैं, 3 जगह, ठीक है, 3 जगह बदला गया है। बाकी सब जगह एक ही है। बाकी सब जगह एक क्या है, मतलब सैलरी बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट में होना चाहिए, और कमीशन कैसा होना चाहिए, फिक्स परसेंटेज पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बाकी सब जगह क्या है, बाकी सब जगह, बाकी 3 जगह, पहला है आपका क्या था उसका नाम, इंटरटेनमेंट अलाउंस, वहां खाली बेसिक सैलरी है। सेकंड आपका आता है रेंट फ्री हाउस, जहां क्या है बेसिक प्लस डीए प्लस कैश अलाउंसेस। और तीसरा आपका कहां पर आता है, जब आपका ग्रेचुटी का केस आता है, जहां पे ग्रेचुटी एक्ट के अंतर्गत आप आते हैं, और वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है बेसिक प्लस डीए, चाहे डीए टर्म्स में हो या ना हो। बाकी सब जगह डीए टर्म्स में चाहिए, ठीक है। जी सर। तो ये तो हो गया आपका सैलरी हेड का। अब इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू करवाने थे, मैं थोड़ा अभी इसको बना रहा था, ठीक है, क्योंकि मुझे अब एमसीक्यू थोड़ा एक अलग लेवल पे बनाने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा समय लगेगा, तो उसको मैं कल कराऊंगा। लेकिन मैं आगे इस चैप्टर का अगला हिस्सा करा रहा हूँ, ठीक है। शुरू कर रहा हूँ मतलब दूसरे पार्ट को। ये है हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी से पहले हम अदर सोर्स पढ़ें। चलो हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाउस प्रॉपर्टी क्या चीज है, ये अगला आपका वो है क्या बोलते हैं इसे, एरिया है जहां पर आपको टैक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ पर अब डेफिनेशन वाले सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। यूके ट्रिपल एस सी डेफिनेशन वाले सेक्शन नहीं पूछती, लेकिन अगर यूके पीएससी ने पेपर कराया तो फिर वो आपसे पूछेगी, वो आपसे पूछेगी, वो डेफिनेशन वाले पार्ट पूछेगी। लेकिन अगर आपका क्या आता है, अगर आपका यूके ट्रिपल एस सी इस पेपर को कराती है, तो वो इसमें से डेफिनेशन वाले पार्ट कम पूछती है। लेकिन यूके पीएससी कराएगी तो जाहिर सी बात है वो पूछेगी, और वो पूछती है, उसका काम है ये, ठीक है। तो हमने उसके बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा जानना है। इनकम भैया फ्रॉम हाउस पेपर तो प्रॉपर्टी, हाँ बोलो। पेपर तो ऑफलाइन होगा ना? अगर यूकेपीएससी करा रही है, जो अभी तक कंफर्म ही है लगभग यूकेपीएससी करा रही है, वैसे अभी कंफर्म कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि अभी मुझे जो मतलब शाम को तक तो यही थी कि यूकेपीएससी कराएगी, लेकिन फिर अब ये आ रही है खबर कि यूकेपीएससी इस वाले पेपर को नहीं कराएगी, वो जो 5 कैंसिल हुए हैं और जो नए आने हैं उनको कराएगी। अब इसका नाम तो उन्होंने लिया नहीं, सर ठीक है, पेपर में तो आ ये रखा। शायद यूके ट्रिपल एससी कराए। अब यूके ट्रिपल एससी कराएगी तो भैया देखो धांधलीबाज, मैं ये नहीं कहूंगा, कमेंट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो थोड़ा मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि 5 पेपर जो कराए गए उनको आपने कैंसिल मार दिया, जबकि उनका तो रिजल्ट भी नहीं आया, हाँ। है ना, उनका तो रिजल्ट भी और नहीं आया। जी और भैया। जिसकी धांधली पूरी खुली हुई है उसको अब तक कैंसिल नहीं किया आपने, हम्म, ठीक है। अच्छा अब ये 5 क्यों कैंसिल कर दिए, मुझे जहां तक हमें लगता है ना वहाँ यही है कि कई सारे मंत्री, कई सारे पुलिस ऑफिसर वगैरह सब इन्वॉल्व थे, उन सबको बचाने के लिए इसको कैंसिल ही कर दिया, हम्म। ठीक है। तो भैया यही वीडियो हुआ होगा, इससे ज्यादा तो वीडियो मुझे नहीं लगता कि कुछ और हुआ होगा। वीडियो वाला होगा आपके उससे कैंसिल? वीडियो वाला कैंसिल होगा सर, वो तो कैंसिल होना है अब, अच्छा। ठीक है। कैसे आप कैसे मतलब
वो में साफ हो चुका है कि 250 लोगों ने करी है चीटिंग, है ना, तो कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। सर जी 250 तो इसका भी भैया तो हैं? सर इसका भी तो पेपर में आ गया कि मतलब सहायक लेखाकार का भी यूपीपीएससी कराएगा। नहीं वो आया है, लेकिन उसमें उसका जो वहां हुआ था ना, क्या बोलते उसको, जो इन्होंने डिसीजन लिया था वहां तो ऐसा कुछ कहा नहीं। हाँ पर सर हाँ उसमें ये तो बात यही है। बताता हूँ कि जो नई वाली रिक्रूटमेंट आएगी वो यूकेपीएससी कराएगी, इस वाली रिक्रूटमेंट का भी किसी को नहीं पता कुछ कि कौन कराएगा उसको। जी सर। हाँ तो भैया जो उन्होंने भी दो। कराए जाहिर सी बात है, पेपर जो भी कराएगा हमें तो पढ़ना है ना। हाँ भैया जी सर। उसमें भैया उन्होंने 2 रिक्रूटमेंट दे रखी है लेखाकार की ना, 2 बार लिख हाँ रखा उन्होंने उस पेपर में, 2 बार लिख रखा लेखाकार। 2 बार लिखा हुआ ना। हाँ, एक नई वाली होगी, एक पुरानी वाली होगी वही। एक नई वाली जो आनी है वो तो यूकेपीएससी कराएगी, वो तो कंफर्म है। हाँ अच्छा। और जो हाँ ये तो भैया वाली है इसका नहीं पता चल रहा अभी कंफर्मेशन कि इसको कौन कराएगा। चलो देखते हैं तब। चलो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी चलते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए ना आपके पास 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले तो आपके पास एक घर होना चाहिए, फिर आप उस घर के मालिक होने चाहिए, और आपने उस घर को बिजनेस या प्रोफेशन में यूज ना किया हो। सिंपल है, 3 कंडीशन पूरी कर दो काम बन जाएगा। आपके पास एक घर है, आप उसके मालिक हैं, और आपका बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं हो रहा, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या हो जाएगा? एबल हो जाएगा, एबिलिटी आ जाएगी उसकी। टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो एक अलग बात है। वो ये सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट होगा या नहीं होगा। तो वो कहता है वो कैलकुलेट हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, अगर वो घर है और आप उसके ओनर हो, और आपने उसे अपने बिजनेस में यूज मत करना। आपका घर था, आप मालिक थे, आपने अपने भाई को वो घर दे दिया, किसके लिए? उसके बिजनेस के लिए। तो भाई वो उसका बिजनेस है, आपका थोड़ी ना है। बात समझ जी में आ रही सर। है? जी भैया। जी सर। ठीक है। अब ये पहले हाउस प्रॉपर्टी समझो। हाउस प्रॉपर्टी में क्या लिखा? देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, लैंड, और लैंड अपोर्टेंट देयर टू। ये होता है अपोर्शनेंट बोलते हैं इसको कई बार, और कई बार इसको अपोर्टेनेंट बोलते हैं। ये अपोर्शनेंट टू देयर टू का मतलब क्या होता है कि एक बिल्डिंग बनी हुई है और इस बिल्डिंग के चारों तरफ एक बाउंड्री हो रखी है, बिल्डिंग बहुत बीच में है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के चारों तरफ एक बाउंड्री हो रखी है, और इस बिल्डिंग के चारों तरफ ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये समझ लीजिए ये 4 बीघा जमीन है, और घर तो बेचारा सिर्फ 1 बीघा में बना हुआ है। तो ये 3 बीघा जो एक्स्ट्रा बन रहा है, ये 3 बीघा जो एक्स्ट्रा बन रहा है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? उसको ये लाइन क्लियर करती है कि होगा। वो कहता है कि कोई भी बिल्डिंग और उससे जुड़ी हुई क्या जमीन, वो भी लैंड। हाउस प्रॉपर्टी मानी जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा, ये Yes, लैंड जो sir. जुड़ा हुआ है इसके अंदर आएगा क्या? कार पार्किंग एरिया। कई बार होता है ना, कुछ लोगों ने यहाँ कार पार्किंग एरिया बनाया होता है, कुछ लोग अपने घर के अंदर रोड ले जाते हैं बिल्कुल ऐसे स्टाइल से घुमा घुमा के, ठीक है। तो वो जो अप्रोच रोड हो गई, बैकयार्ड हो गई, यानी कि जो आपने पीछे बैकयार्ड है, कोर्ट यार्ड्स बना रखे हैं आपने, जो इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई जितनी भी जमीन है, मतलब अब ये कैसे पता चलेगा जमीन से जुड़ा है नहीं जुड़ा? मान लो एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के चारों तरफ जमीन है, तो इस जमीन से जुड़ी हुई बिल्डिंग कितनी है? ये बिल्डिंग से जुड़ी हुई जमीन कितनी है? क्या पूरी 50 बीघा अगर आगे जा रही है, पूरी 50 बीघा, या 100 बीघा, नहीं या सर। पूरी धरती? वो कहता है कि ये बिल्डिंग जिस जमीन पे बनी हुई है, जिस जमीन पे बिल्डिंग बनी हुई है, वो जमीन कितनी है? वो जमीन किसके नाम पर है? मान लीजिए ये मिस्टर एक्स के नाम पर है, और ये जमीन जिस पे बिल्डिंग बनी हुई है वो तो कुल मिला के 300 स्क्वायर फीट है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, 300 स्क्वायर फीट है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो 3000 स्क्वायर फीट ले लो यार, वरना तुम बोलोगे। तो 3000 स्क्वायर फीट है, लेकिन मिस्टर एक्स के नाम पे इस पूरे एरिया में जहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, वो पूरी जमीन उनके नाम पे है, और वो पूरी जमीन 4 बीघा है। तो भाई पूरी 4 बीघा जमीन से जुड़ी हुई मानी जाएगी। बाकी चाहे दीवार हो ना हो, एक बार आपने घर बना दिया, फिर वो घर आपकी जमीन कितनी है, आपके पेपर्स में जमीन कितनी नजर आ रही है, तो उस घर से जुड़ी हुई जमीन उतनी मानी जाएगी। कुछ बात समझ में आई मैंने क्या कहा? जी सर। ठीक है। अपने स्कूल हुआ करते थे ना, हम लोगों में से कई ज्यादातर बच्चे जो है एक स्कूल से पढ़ के आए जिसका नाम है एसजीआरआर, राइट? ठीक है। हमारे स्कूल्स में जो एसजीआरआर होते थे उनमें ज्यादातर उनमें क्या होता था, गेट नहीं होता था ना, बाउंड्री होती थी, ठीक है।
अब ये स्कूल है, इसकी कोई बाउंड्री वगैरह है नहीं हमारे इसमें, ठीक है। अब कहां तक है ये स्कूल, कहां तक है, इस स्कूल से जुड़ी हुई जमीन कितनी है, तो जितनी जमीन इस एरिया में इस स्कूल की है, भाई जमीन तो होगी, है ना। जी सर। मतलब अगर Yes, आपने sir. जमीन पे दीवार नहीं भी बनाई है तो भी तो कागज में जमीन नजर आएगी। जी सर। बस उस जमीन की वो बात कर रहा है, वो जमीन जो जुड़ी हुई है किसके साथ, उस बिल्डिंग के साथ, चाहे आपने दीवारें बनाई या नहीं बनाई, वो सब आपका क्या बनेगा, उस लैंड, वो सब बिल्डिंग का पार्ट बन जाए। और एसएससी का मालिक होना जरूरी है, पर मालिक कैसा, रियल वाला भी और डीम्ड वाला भी। डीम्ड ओनर कैसे होता है, जैसे आपने एक घर बनाया और फिर वो घर अपनी वाइफ के नाम पे कर दिया, या आप में से कोई लड़की है तो उसने अपना घर बनाया और उसने अपना घर अपने हस्बैंड के नाम पे कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, फ्री में गिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इनकम बचाने के लिए। 2 घर थे आपके पास, एक घर आपने अपनी वाइफ के नाम पे कर दिया, एक अपने नाम पे कर दिया। अब दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए तो क्या लगेगा टैक्स, भाई कहाँ लग रहा टैक्स, नहीं लग रहा टैक्स, फिर तो बच गए। आपकी वाइफ कह देगी दूसरा वाला घर मेरे नाम पे है, वो मेरा अपना है, उसमें मैं रहती हूँ, और एक घर पे मेरा हस्बैंड रहता है, बात खत्म, टैक्सेबल ही नहीं, बच गए। तो यहाँ गवर्नमेंट फंसाती है, कहती है डीम्ड ओनर। कौन है डीम्ड ओनर, एक्चुअल में डीम्ड ओनर कौन है, उस घर का, उस घर वाइफ का डीम्ड ओनर वही है जिसने ट्रांसफर किया था, किया। किया है। ठीक है, जिसने ट्रांसफर किया था वही डीम्ड ओनर है, ठीक है। उसको हम क्या बोल लेंगे, वो हमारा एसएससी हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी प्रोफेशन या बिजनेस में इस्तेमाल मत करना, बाकी सब जगह इस्तेमाल करना। इसी बीच को ओनरशिप, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, इस पॉइंट को हम बाद में देखेंगे। अब आते हैं एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टी है जिनको एग्जेम्प्ट कर रखा है, लिस्ट याद कर लेना, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, पर लिस्ट याद करने की बहुत जरूरत है। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको आप क्या कर देते हैं, एग्जेम्प्टेड मानते हैं। और बहुत बढ़िया वाली चीज बताता हूं, ये जो नाम है ना कुछ, ये नाम, ये वाले, जी सर। ये ज्यादातर नजर आते हैं, लद्दाख लद्दाख वाले कम नजर आएंगे आपको, फार्म हाउस ये नजर आ जाएंगे आपको, ये क्वेश्चन में नजर आ सकते हैं, ठीक है। अगर उसने बोला एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी कौन सी है कौन सी नहीं है, कौन कौन है, तो इस तरीके से नाम लिखे होंगे। पहला नाम क्या है, एक महल, कोई एक महल, किसका, एक्स रूलर का, रूलर का मतलब स्केल नहीं है यहाँ पर, रूलर का मतलब यहाँ पर क्या है, राजा। राजा। तो राजा का एक महल छोड़ दो, राजा का एक महल छोड़ दो, पर ध्यान रखो उसने किराए पे ना दिया हो, अगर वो किराए पे दे देगा तो फंस जाएगा वो। तो एक महल राजा का छोड़ दो, ठीक है। तो एक, जैसे हमारे वो टिहरी के राजा साहब थे, तो टिहरी के आनंदा राजा होटल। साहब के पास 3-4 महल थे, ठीक है, मान लेते हैं उनके पास 3 महल है, मान लो एक महल यहाँ पर है, एक महल यहाँ पर है, एक महल यहाँ पर है। तो एक को तो गवर्नमेंट ने खुद ही क्या कर दिया, एग्जाम्प्ट। एग्जाम कर दिया। यहाँ Exam. एक में वो खुद रह रहे थे, वो सेल्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हो ऑक्यूपाइड। गया। सेल्फ ऑक्यूपाइड की वैल्यू क्या होती है, नील होती है। एग्जेम्प्ट वाले की वैल्यू क्या है, नील है। और ये तीसरे वाले को उन्होंने क्या बना दिया, आनंदा बना दिया, बात ही खत्म, उसको उन्होंने होटल बना दिया। अब वो जी सर। बिजनेस में प्रोफेशन में चला गया, इसलिए वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है। उनके तीनों महल क्या हो गए, हाउस प्रॉपर्टी से बाहर हो गए, बाहर। ठीक है, ये चीज जी को सर। कहना है। लेकिन अगर उन्होंने इस वाले घर को किराए पे दे दिया, किस वाले को, सेकंड वाले को, तो फंस गए। सेम इज नॉट लेट आउट, किराए पे मत दे देना। तो वो महल को ऐसे ही रखते हैं अपने पास खाली। तो वो क्या है, भैया राजा जैसे, अपने आन बान शान बनाए रखने के लिए करते थे ना, 2-2 जी 3-3 भैया सर। महल में करते थे। हाँ, अगर राजा जैसे वो जैसे ये आनंदा होटल अगर उन्होंने बनाया होगा ना, जैसे राजाओं ने बनाया हुआ और उसे लीज पे दे दिया। आनंदा होटल सर लीज पे दे दिया, वो तो बिजनेस ही हो गया ना, लीज हाँ। पे देने का बिजनेस खोल देते हैं वो। अच्छा। वैसे आनंदा तो खुद ही चलाते हैं शायद वो लोग, पता नहीं। आनंदा वो खुद चलाते हैं। दूसरा क्या है, हाउस प्रॉपर्टी लोकल अथॉरिटी की है। लोकल अथॉरिटी क्या होती है, म्युनिसिपालिटी, नगर पालिका। नगर पालिका का एक घर है, नगर पालिका ने अपने कर्मचारियों के लिए घर बनवाया, ठीक है, और अब वो कर्मचारी रहते नहीं है और वो पूरा घर उसने किराए पे दे दिया किसी को, कोई बात नहीं, एग्जेम्प्ट है वो, ठीक है, वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो नगर पालिका बच गई। तो नगर पालिका के बाद जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टैक्सेबल नहीं होती। नहीं। कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, जैसे एग्जांपल के लिए तो आईआईटी, आईआईटी बेसिकली कॉलेज नहीं है, आईआईटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब वो अप्रूव रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड है, उनके पास जितनी प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है। स्कूल कॉलेजेस के पास जितनी, अब ऐसे तो हमारे मैन जी फंस जाते, ठीक है, जी। 204 Hmm. 205 210 स्कूल खोल के बैठे हैं,
सब पे टैक्स लगना शुरू हो जाता, हाउस प्रॉपर्टी लग जाते सारे के सारे। इसलिए सरकार ने बोला भाई तुम भी एग्जेम्प्टेड हो। सरकार खुद भी फंस जाती है ना, वो क्या नाम है उसका, वो केंद्रीय विद्यालय पे आ जाते, और केंद्रीय विद्यालय छोड़ो क्या शिशु मंदिर पे आ जाते, वो तो बहुत सारे आ जाते। इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्या कह दिया, एग्जाम। तो इनकी Exempt. जितनी प्रॉपर्टी है हाउस प्रॉपर्टी, वो भी तो हाउस ही है एक तरीके के, स्कूल भी जी तो एक सर। तरीके घर टाइप के ही है, वो भी एग्जेम्प्टेड। हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल को एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, लद्दाख में रहने वाले लोगों के घर एग्जेम्प्टेड है, उन पे टैक्स नहीं लगता, उनको हाउस प्रॉपर्टी नहीं देते। यानी कि एक तरीके से मैं कहूं कि जो हाउस प्रॉपर्टी है ऑफ अ पर्सन बीइंग रेजिडेंट ऑफ लद्दाख, लद्दाख का रहने वाला आदमी अगर कोई घर बनाता है उस घर के ऊपर टैक्स नहीं ले रही है सरकार। पॉलिटिकल पार्टी, अब बीजेपी है, कांग्रेस, देखो सबसे पहले अपना तो उद्धार करेंगे ना, कानून बनाने वाले तो वही है। उन्होंने सबसे जी पहले सर। क्या किया, अपने घर एग्जेम्प्ट कर दिए। पॉलिटिकल पार्टी ने अपने घर एग्जाम कर दिए। आप इसका सेक्शन देखो 13 है, इनसे पहले रखा उसने, एजुकेशन से पहले। तो स्कूल को बाद में करेंगे एग्जाम, पहले अपने आप को करेंगे। अरे सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, 3023 वो तो 10 है। ठीक है, पहले स्कूल को किया भाई, थोड़ा था उनके अंदर अकल। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने 13A डालकर अपने आप को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। 13A का मतलब क्या है, ओरिजिनल इनकम टैक्स में नहीं था ये बाद में आया। ठीक है, फिर 10 सबसेक्शन 24 क्या लिखा हुआ है, ट्रेड यूनियंस के घर, वो भी गए। फार्म हाउस तो आपको पहले ही पता है, याद है आपको, एग्जाम। एग्रीकल्चर इनकम पढ़ाई थी मैंने। जी सर। जी भैया। Yes, sir. वहां से क्या इनकम कर लोगे भाई, वहां तो तुमने उनका सब्जी सुब्जी बेचना तो एग्जाम कर दिया, ये फार्म हाउस भी एग्जाम हो गया। और चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई हाउस प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो गई, एग्जाम हो गई। एग्जाम। एग्जाम। बस सब कुछ एग्जाम करने के बाद एक चीज और एग्जाम कर लो, अगर आप अपने प्रोफेशन अपने बिजनेस में यूज करोगे तो वो एग्जाम है पर टैक्सेबल है। ऐसा नहीं है कि टैक्सेबल नहीं है, पर टैक्सेबल कहीं और है। ठीक है, उसका तरीका थोड़ा अलग है। ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को याद कर लेना। इस फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए चीजें कहाँ क्या माइनस होनी है। इसमें आपको कोई फॉर्मेट के ऊपर न्यूमेरिकल का चांस कम है, लेकिन आपको कुछ चीजें याद करनी है। AR, FR, MV, SR क्या है वो अभी बताता हूँ। उससे पहले आपको लेस दिख रहा है, लेस में दो ऑप्शन है, एक तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया गया, एक वैकेंसी अलाउंस माइनस किया गया। म्युनिसिपल टैक्स के ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है, इफ पेड बाय ओनर ओनली, मतलब ओनर को ही पेमेंट करनी होगी, जो घर का मालिक है वही पेमेंट करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा आदमी उसकी पेमेंट नहीं कर करेगा। सकता। किराएदार अगर पे कर देगा म्युनिसिपल टैक्स, नहीं मिलेगा एग्जम्पशन, नहीं मिलेगा, ये लेस नहीं करेगा। और इसका प्रॉब्लम क्या है कि जब पे कर दिया जाएगा, जब पेमेंट हो जाएगी, चाहे पेमेंट 10 साल की एक बार में की जाए, जब पेमेंट हो जाए और जितनी हो जाए, इस लाइन को मतलब समझे। ठीक है, जब पेमेंट हो जाए और जितनी हो जाए, मतलब क्या है, मतलब यह है कि मान लीजिए घर की इनकम आई 2000, आपने पिछले 10 साल से म्युनिसिपल टैक्स दिया ही नहीं था, और आपने क्या किया, 10 साल का म्युनिसिपल टैक्स जो 500 रुपए आता था, आपने एक साथ दे दिया 5000। तो एग्जम्प्ट कितना होगा, एक साल का या पूरे पूरे 10 साल का, वो कहता है पूरे 10 साल का। समझ गए मतलब, जी सर। जब पेमेंट हो जाए और जितनी हो जाए, बस। तो जब क्या पेमेंट कर देगा, जब ओनर पेमेंट कर देगा और जितनी पेमेंट कर देगा, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ये समझ में आ गया म्युनिसिपल टैक्स वाला पॉइंट सबको। Yes. दूसरा पॉइंट है वैकेंशियल अलाउंस। वैकेंशियल अलाउंस का मतलब होता है घर खाली पड़ा है, इफ प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट, प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, ओनर डिड नॉट ऑक्यूपाइड द प्रॉपर्टी, ध्यान रखना वैकेंसी पीरियड में ओनर रहने ना चला जाए। आपका घर, आपने घर किराए पे दिया, किराएदार 4 महीने बाद ही छोड़ के चला गया, 8 महीने घर खाली पड़ा रहा, आप खुद चले गए रहने, नहीं देगा वैकेंसी अलाउंस, नहीं देगा, आप खुद रहने चले गए। हाँ, आपने पड़े रहने दिया, खाली पड़े रहने दिया, वो आपको वैकेंसी अलाउंस देगा। वैकेंसी अलाउंस मतलब वो 8 महीने का किराया क्या कर देगा, माफ कर देगा। माफ। मेरे एग्जाम्पल में 8 महीने था, 8 महीने रियल मत मान लेना। अब मान लो किसी आदमी ने 7 महीने रहा, 5 महीने नहीं रहा, तो कितने कितने महीने का वैकेंसी अलाउंस मिलेगा, 5 महीने का। 5। Okay. एक आदमी 11 महीने रहा, 1 महीने नहीं रहा, तो कितने कितने महीने का होगा वैकेंसी अलाउंस, 1 महीने का। एक मिनट. जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। जी सर। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद ये माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे आती है एनुअल वैल्यू, और इस एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। ठीक है, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 24। सेक्शन 24 के अंदर सिर्फ 2 डिडक्शन है, सेक्शन 24 के अंदर सिर्फ 2 डिडक्शन है, जिनमें एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक है इंटरेस्ट ऑन लोन। और अब मेरा क्वेश्चन,
अगर आपका एनुअल वैल्यू -3000 हो जाए, अगर आपकी एनुअल वैल्यू -3000 हो जाए तो क्या आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी? नहीं सर। नहीं मिलेगी। मतलब क्या है कि एनुअल वैल्यू 0 से नीचे नहीं हो सकती स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालने के लिए। वैसे खुद होना चाहती है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। एनुअल वैल्यू खुद होना चाहती है माइनस में, होने दो, पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मत दे देना नेगेटिव वैल्यू के ऊपर। आप स्टैंडर्ड डिडक्शन किस पे दोगे? सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव। वैल्यू पर। बात समझ में आई सबको? जी सर। मतलब अगर यहां पर 5000 होता प्लस का, तब मिलता, तब बिल्कुल मिलता, 1500 रुपए मिलता, 30% बिल्कुल मिलता। लेकिन यहाँ माइनस का 3000 है, नहीं दे सकता वो कह रहा नहीं दे सकता। माइनस का 15% निकालकर मैं सॉरी मैंने इसको कहा, इसका 900 मैं आपको इस पर 900 रुपए माइनस करके आपका लॉस थोड़ी ना बढ़ाऊंगा मैं। क्यों? अगर मैं लॉस आपका सर, कई लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं करेगा, करना चाहिए उसको। देखिए आपके हिसाब से करना चाहिए, मैं बोलता मेरे हिसाब से भी करना चाहिए, पर लॉजिक समझो। अगर ये -3000 है और आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% यानी कि 900 रुपए और माइनस करते हो, तो लॉस आ जाएगा 3900 का। जी सर। इस लॉस का आप क्या करोगे? इस लॉस को आप बाकी 4 हेड से माइनस करवाओगे। मतलब अगर आपकी तनख्वाह आ रही होगी ना 4 लाख रुपए, तो आप इसको 3900 माइनस करवाओगे और 3,96,100 पे टैक्स देने की बात कहोगे। तो इसमें सरकार को नुकसान नहीं हो रहा है? जी सर। सरकार का नुकसान मतलब देश का नुकसान, देश का नुकसान हो रहा है। सरकार बोलती भाई देश का नुकसान हो जाएगा, इसलिए एक काम करो कि जब आपकी एनुअल वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन मत देना। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कब मिलेगी? सिर्फ प्लस वैल्यू पर मिलेगी, माइनस वैल्यू पे नहीं मिलेगी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अच्छा अगर यहाँ 0 आ जाए तो क्या एनुअल वैल्यू मिलेगी? अगेन आंसर है नहीं। ठीक है, कब मिलेगी एनुअल वैल्यू? जब प्लस में हो। 0 का 30% 0 आएगा, क्या दोगे? 0। जी चलो सर। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में सुनो, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में एक लाइन सुनो। चाहे घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, चाहे घर किराए पे दिया हो, पर ध्यान रखना बिजनेस में यूज मत करना। बिजनेस में यूज करोगे इस हेड के अंदर ही मत काउंट करना उसको। आपने पूरा घर था, पूरे घर को बिजनेस में यूज किया, भूल जाओ इस हेड के अंदर, वो इस हेड के अंदर आएगा ही नहीं। अब उसका हेड है बिजनेस नाम का, वो वहां जाएगा, वो बिजनेस हेड में चला जाएगा। लेकिन मैं बाकी घर की बात कर रहा हूं, जो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड निल है, यानी कि आप अपने घर में खुद रहते हो, या आपने घर किराए पे दिया और उस घर को बनाने के लिए जिसमें आप खुद रह रहे हो या आपने किराए पे दिया है, अगर आप उस घर को बनाने के लिए आपने क्या लिया था? ब्याज लिया, लोन लिया था, आपने लोन लिया था, उस लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? एग्जेम्प्टेड होगा। एग्जैक्ट। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, मैंने अभी आपको आगे नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी 2 तरीके का है। अभी आप याद रखिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, माइनस किया जाएगा, इसमें से डिडक्ट होगा, उसके बाद आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो डिडक्शन कितनी हुई है टोटल मिला के गिनोगे? 1 2 यहां पर और 3 और 4 यहां पर ये दोनों एक ही के अंदर आती हैं, जिसका नाम क्या है? सेक्शन 24 24। की डिडक्शन। क्वेश्चन ये आ जाता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू इज अवेलेबल फॉर डिडक्शन अंडर विच सेक्शन? ये 30% एनुअल वैल्यू का डिडक्शन के लिए अवेलेबल है कौन से सेक्शन में? ये पूछ लेता है कई बार, तो सेक्शन 24 है। या बोल देगा इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 24। ठीक है जी, बात समझ में आई? जी सर। जी सर। अब थोड़ा सा काम है, इसको मैं जस्ट रीड कर रहा हूं, मैं इसको करा नहीं रहा हूं अभी, जस्ट रीड कर रहा हूं, कल हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, वहां देखेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एमवी कंपेयर्ड विद एफआर। लेकिन आपको तो एमवी एफआर के नाम नहीं पता, चलो देखते हैं इनके नाम क्या है। ये रहे, एमवी मतलब म्युनिसिपल वैल्यूएशन। क्या होता है म्युनिसिपल वैल्यूएशन? वो कहता है कि जो म्युनिसिपैलिटी डिसाइड कर दे आपके घर की वैल्यू। क्यों? क्योंकि उसे टैक्स लेना है, जिसे आप हाउस टैक्स बोलते हैं नॉर्मली। जिसे आप नॉर्मली क्या बोलते हो? हाउस टैक्स। तो हाउस टैक्स कौन लेता है? म्युनिसिपैलिटी लेती है ना, नगर निगम।
ठीक है। जी सर। तो नगर निगम ऐसा नहीं लेता घर का। आपको पता होगा कि आपका हाउस आप अगर अपने अगल बगल वालों से पूछोगे ना कि उनका हाउस टैक्स कितना आता है, और आप अपना हाउस टैक्स देखोगे अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की घर की वैल्यू क्या है, अलग अलग लगाई गई है। फिर आता है एक्चुअल रेंट, जितना किराया असल में मिला। फिर आता है फेयर और नोशनल रेंट। नोशनल का मतलब ही क्या होता है, अंदाजा। यहाँ अंदाजा लगाया जा रहा है। कैसे लगाया जा रहा है कि सिमिलर प्रॉपर्टी, जैसे मान लो आपका घर है और ये भी आपका घर है, अब इसमें आप रहते थे, इसमें आपके पेरेंट्स रहते थे, दोनों घर आपके हैं। क्या इनकम आ रही दोनों घरों में से? जी जी सर। किस घर से आ रही इनकम? सर एक एक में से आ रही सर। एक से कहाँ आ रही है? उसमें उसमें आपके पापा रहते हैं, इसमें आप रहते हो, कहाँ आ रही इनकम? पापा जी से सर। किराया ढूंढ लोगे यार? जैसे कलयुग के बच्चे हो रहे हो तो पापा से किराया मांग रहे हो हैं? जी सर। ठीक है, तो किराया आया नहीं। लेकिन सरकार क्या कहती है, इनकम टैक्स क्या कहती है, एक घर छोड़ देंगे तुम्हारा, कोई सा भी छुड़वा लो, ये वाला छुड़वा लो, ये वाला छुड़वा लो, तुम्हारी मर्जी। तुमने कहा पापा वाला घर छोड़ दो, उस पर टैक्स मत लो, उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। उन्होंने कहा ठीक है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जहां तू रहता है उसका क्या होगा, उसका टैक्स दे। तो तुमने बोला बताओ टैक्स कितना लगेगा, वो अपनी तरफ से 20 लाख बोल दे, तुम ले लोगे? नहीं मानोगे ना। तो नहीं तुम क्या सर। करोगे? जी सर। तुम क्या मतलब इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, तुम्हारी जैसी प्रॉपर्टी का तुम्हारे जैसे एरिया में किराया कितना बनता है, उसको वो क्या बोलेंगे, फेयर रेंट बोलेंगे। ठीक है। जी सर। यस अब फेयर रेंट हो गया। फेयर रेंट के बाद तीसरा आता है स्टैंडर्ड रेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट। तो हर राज्य का एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, हर राज्य का। दिल्ली का है, उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, उत्तराखंड का भी है। उत्तराखंड का तो वही है जो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, हमने उत्तराखंड अलग बनाया, पर हमने आज तक अपने लिए कानून नहीं बना पाए हम ढंग के। ठीक है, हमारे कानूनों को देखोगे तो आज भी हम वही क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के कानून चला रहे हैं। ठीक है, अपने यहाँ जितने भी हैं। अब वो लैंड लॉ बनने की बात अब आई है। अब ये रेंट कंट्रोल एक्ट क्या है, इसमें ना किराया कंट्रोल करते हैं। कैसे? इसमें एक किराया फिक्स कर देते हैं कि इतना ही होगा, और आप हर 5 साल में, हर 5 साल होता है, 2 साल होता है, उसमें आप टैक्स, उसमें आप बढ़ा सकते हैं पर 10%। कितना बढ़ा सकते हैं किराया? 10%। ठीक है, अब 10% बढ़ाने वाली बात है, ये स्टैंडर्ड रेंट है। तो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स हो गया। मान लो सरकार ने कह दिया जी 2011 में स्टैंडर्ड रेंट किसी घर का 20,000 रुपये, और हर 5 साल में इसकी बढ़ोतरी की जा सकती है, वो भी 10%। तो 5 साल बाद पहली बार कब बढ़ाया गया होगा? 2016 में। कितना हो गया होगा? 2002, ये हो गया होगा 20,000 माना था ना, 22,000 हो गया होगा। अगला 5 साल बाद 2021 में बढ़ेगा, 2021 में 10% बढ़ गया, तो ये कितना हो गया? 24,200 रुपये हो गया। यानी कि इस वक्त घर का किराया कितना चल रहा है? 24,200 रुपये। किसके हिसाब से? रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से। और इससे ज्यादा घर का किराया वसूला नहीं जा सकता। जी पर वसूला जाता है, ऐसी बात नहीं कि वसूला नहीं जाता, जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो किराएदार को ये बात पता है और ना मकान मालिक को ये बात पता है। आधो आधो को तो लॉ ही नहीं पता। ठीक है, किराएदार को पता लग जाए तो वो चला जाएगा कोर्ट में और कह देगा भाई ये ज्यादा किराया वसूल रहा है मुझसे। ठीक है, मकान मालिक की लंका लग जाएगी उस केस में। ठीक, तो पता ही नहीं होता जाता लोगों को। ठीक, तो बात समझ में आई कुछ? जी सर। यस तो आज का काम यहीं पर रोक दिया जाएगा।